अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गुंदल। गुज़श्ता रोज DGISPR ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के होने वाले वाक़यात और उसके नतीजे में शहादतों से मुतल्लिक आगाह किया। आज पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप कोयटा पहुंची और वहां पर उस अज़्म का इजहार किया गया है कि आखिरी फसादी के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। और उसके साथ जो पहले इशारों किनारे में बातें होती थी, अब रियासत पाकिस्तान उस पर खुलकर बात कर रही है कि भारत न सिर्फ वसाइल फराहम कर रहा है बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए एक पूरे लॉन्चिंग पैड के तौर के ऊपर उसको न सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कार्रवाइयों के अंदर भरपूर उनका हाथ और उनका हिस्सा है। अब बुनियादी सवाल यह है कि हमने सिफाती तौर पे बहुत सारी कामयाबियां समेटी हैं, अब कुछ चीजें अपने घर के अंदर अपने हाउस को इन ऑर्डर करने वाली है। यहां पे क्या कमियां कोताहियां हैं या क्या आने वाले दिनों के अंदर हमें करना है, ये आज का एक अहम मुद्दा हमारे सामने है। फिर हमने ये देखा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बड़ी कामयाबी के साथ जो हमने MOU साइन करवाया था, उसके अंदर अब थोड़ा सा मामला एक जिसको कहते हैं कि एक ड्रामाई मोड़ ये है कि अब दोबारा एक दूसरे के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं, जिस पर अमेरिका के सदर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उस MOU को खत्म समझा जाए। अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो जिस तरह पहले मौशी तौर पे एक इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आया, क्या एक बार फिर पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए? और इसके बीच में कुछ लोकल जो दीगर सियासत के मामलात हैं, मरात का बिल एक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर आया, हैरान कुन तौर के ऊपर उसको तहरीक इंसाफ से ज्यादा जो अपोजिशन है नून लीग और पीपल्स पार्टी उसका दिफा कर रहे थे। और आज हमने इख्तियार वरी साहब जो नून लीग के रहनुमा है, उन्होंने कहा कि हुकूमत तो नालायक और चोर है ही है, जो अपोजिशन है वो बहुत नालायक है। इसकी क्या वजूहात है? और फिर अडियाला के अंदर मुलाकातें, जो अब अलीमा खान साहबा ने कहा कि कोई भी अडियाला के बाहर ना आए, इसकी क्या वजूहात हो सकती है? इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करनी है। मैं अपने 3 मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ हूं। हमें सईद काजी साहब ने ज्वाइन कर लिया, सीनियर साफी तजज़ियाकार है। काजी साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और हमें मुनीफ फारूक साहब ने ज्वाइन कर लिया, सीनियर साफी तजज़ियाकार है। मुनीफ फारूक साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और सीनियर साफी तजज़ियाकार राय साकिब खरल साहब हमारे साथ मौजूद है। साकिब साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा मुनीफ साहब आपसे शुरू करना चाहता हूं। हमने बहुत सिफारती कामयाबियां हासिल की हैं, जाहिर उसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा था जो एक्सटर्नल महाज के ऊपर था। इंटरनल महाज के अंदर हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बहुत ज्यादा वाकयात थे। अब ये जो बलूचिस्तान में पिछले 3-4 दिनों में हुआ है, ज़ाहिर है बहुत अलार्मिंग है। हमने ये बहुत असेंबली फ्लोर पे सुना जी मिसाक जमहूरियत करें, मिसाक मईशत करें, फला मिसाक करें। इस पूरे सिनेरियो को देखकर आपको लगता है जिस तरह हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, हमें वाकई ही एक नए चार्टर की जरूरत है, बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर वहां पे जो हालात को देखते हुए? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त जो सबसे आम चीज है वो ये है कि 2-3 चीजें मेरे ख्याल में हम सबको उसका अंदाजा है, लेकिन अगर मैं उसको एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ मैं यही कह सकता हूँ कि जरा उसको हम सब्सटैंशिएट मैं कर पाऊं। देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक आपको सर्ज नजर आई है दहशतगर्दी की, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। और अफगानिस्तान से फिर ये कोई मिथ नहीं है, ये अब यूनाइटेड नेशंस के जो रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर भी ये रिकग्नाइज्ड फैक्ट है कि चाहे BLA हो चाहे TTP हो, ये कन्वर्ज करते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान इन अफगानिस्तान। और उनको फिर जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं जिनमें रॉ है, इंडियन एलिमेंट है, वहां उनकी बेशुमार सपोर्ट हासिल है। इन टर्म्स ऑफ मैन एंड मटेरियल उनको बहुत ज्यादा इक्विप किया जाता है। पाकिस्तान, जाहिर बात है, पाकिस्तान की जो भी इस वक्त मुआशी मसाइल, इंटरनल इश्यूज, प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का स्टेचर बुलंद हुआ है। इसमें मेरे ख्याल में हमें से कोई भी डिसएग्री इससे नहीं कर सकता कि पिछले साल से मिलिटरीली आपने अपने आप को बहुत साबित किया, फिर डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर आपको बहुत सक्सेसेस मिली। हम फरीक नहीं बने, लेकिन बीइंग अ मीडिएटर हमारा इन्फ्लुएंस हमने बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट किया, आज भी करते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हमारे मुल्क में बेशुमार इश्यूज हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या कबायली इलाकों की एक अपनी डायनामिक्स है, वहां दहशतगर्दी वही है, लेकिन जाहिर बात है उसके मुहरकात मुख्तलिफ हैं। जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में बदकिस्मती से अगर हम देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि शायद कोई ऐसा दौर गुजरा हो जहां पर मुकम्मल तौर पर हम इस पोजीशन में हो कि हम कह सकें कि हमने दहशतगर्दी को वहां से वाइप आउट कर दिया है। जो मैं समझता हूं कि तारीखी तौर पर भी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ बलूचिस्तान के अंदर बहुत से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिन्होंने दहशतगर्दी को ना सिर्फ ना समझा है, वहां पर
जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स या अगर कोई इस तरह के जो अलहदगी पसंद तहरीक चलाने वाले अलहदगी पसंद लोग मौजूद थे, क्या उनको ठीक तरह से डील किया गया, नहीं किया गया? क्या अगर काइनेटिक ऑपरेशन ही ऑप्शन थे तो पहले नहीं किए गए, और अगर किए गए तो उनके नताइज क्यों नहीं निकले? ये एक कॉम्प्लेक्स इशू जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का आज की तारीख में, हम हिस्ट्री को जितना मर्जी जक्सटपोज करें, एक चीज को उठा के दूसरे के साथ रखें, लेकिन आज अगर हमारे यहाँ मौजूद है हालात, तो मसला ये है कि अब बातचीत की तो गुंजाइश किसी के साथ नहीं है। ठीक, अब काइनेटिक ऑप्शन ही है, वो एक लॉन्ग हॉल है। मैं नहीं समझता कि वो ओवरनाइट कुछ चीजें तब्दील हो जाएंगी या ठीक हो जाएंगी। मेरे ख्याल में एक लॉन्ग हॉल है, एक लंबी जंग है, एक लंबी लड़ाई है जो पाकिस्तान लड़ रहा है, आज भी लड़ रहा है और आगे भी शायद लड़ेगा। जी, वही आज प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे। काजी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आज फवाद चौधरी साहब लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने आज एक जुमला बोला उनका, जब आप किसी आइडिया के साथ लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो आपको उसके मुकाबले में एक सुपीरियर आइडिया लाना पड़ता है। जो मुनीब साहब बात कर रहे थे कि काइनेटिक ऑप्शन तो आपके पास है, आप पहले भी वहां पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी कर रहे होंगे, सारा कुछ कर रहे होंगे, लेकिन क्या जब आपने इतने बड़े महाज के ऊपर जाना है तो फिर ज़ाहिर है आपको नैरेटिव के हवाले से जाना पड़ेगा, पसमानदगी की बात की जाती है, वसाइल के हवाले से बात की जाती है, हम किस तरह आगे बढ़े? मैं एक मिसाल आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं कि हमने जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत देखी तो उस वक्त कुछ बेहतरी जरूर आई जब डॉक्टर अब्दुल मालिक वहां पे वजीर आला बने और उनसे पहले सदन कमांड में जंजुआ साहब मौजूद थे। तो आप समझते हैं कि अभी भी सिर्फ काइनेटिक ऑप्शंस या ऑपरेशंस ही हल है, या अभी भी टॉक्स के जरिए स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके अब भी हम कुछ रिजल्ट्स ले सकते हैं? देखें, टॉक्स भी अपनी जगह है, टॉक्स शायद उनसे नहीं हो सकती जो शिनाख्ती कार्ड देख के इस तरीके से करते हैं, इस तरह के जो, लेकिन एक सवाल और है जो उन्होंने आइडिया की बात की। आइडिया तो एक मुजरद लफ्ज है। यहाँ एक बड़े आदमी की कहानी याद आती है, कहानी नहीं, उसका एक कोट याद आता है जी। वो एक बहुत बड़े इनकलाब के बाद, 20वीं सदी के सबसे बड़े इनकलाब के बाद, उसके इनकलाब के एक लीडर ने कहा था कि हम अपने जो आइडियाज हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे। ठीक, आपको ये इसी एक कौम, हम कौम की मुख्तलिफ तारीफें हैं जी, मजहब बनाता है कौम, कौमीतें बनाती हैं, रंग बनाता है, जबान बनाता है। आप इस वक्त अमेरिका में कोई 47 नेशनैलिटीज रहती हैं। ठीक, और आज वहां पे एक बहुत, जब 1970 तक रिलेटिव एक खुशहाली थी, और जो अमेरिकी ख्वाब था जो आजकल डरावने ख्वाब में बदल गया है वर्किंग क्लास के लिए, जब तक उस ख्वाब में जान थी तो हम देखते हैं कि असिमिलेट कर रहा था। ठीक, इसी तरह पंजाब भी एक कॉल्ड्रन है, यहाँ भी आके जो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज हैं वो चूंकि यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी थी, वैसे भी पंजाबियों का दिल भी बड़ा खुला होता है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि जहाँ एक इंतहाई एक्सट्रीम लोगों से बात नहीं हो सकती, ठीक, वहां आप क्या वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, या जो आपका बेशुमार पैसा यहाँ से वहां गया है और जा रहा है, वो क्या फिजिकल में वहां पे एक ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया, आपको याद होगा, तो मशीनें खराब हो गई थी नोट गिनते हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपको याद? जी, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो आपकी हुकूमत या कोई भी एट द हेम ऑफ अफेयर्स और जो इकोनॉमिक मॉडल था, वो लोगों को करीब लाने की बजाय एलियनेट करता रहा। ठीक, तो अब बात यह है कि आई थिंक जो लोग हैं वो देश, हमें ऐसा अमल करना चाहिए कि उनके पास आर्ग्यूमेंट न रहे। बिल्कुल ठीक, उनका नौजवान खुद उनकी बात ही ना सुने। लेकिन अगर हम यहाँ से माल उड़ा के दुबई ले जाएंगे, यहाँ से जो है वो अपनी इकोनॉमिक अंपायर बनाएंगे, सियासत को हम जरिया बना देंगे अपनी निजी मिल्कियतों इमलाक में, सियासी कौमी पैसे को निजी इमलाक में डलता रहेगा। ठीक, और फिर हमारे जो बच्चे हमारे जाके वहां शहीद हो रहे हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल सही बात। इन ब्लड, वी आर नॉट पेइंग इन स्वेट, वी आर पेइंग इन ब्लड। और इधर से ये क्या है जी, क्या 20-30% पैसा भी नीचे जमीन पे लगा। जो हमने वहां से गैस निकाली, जो हमने सब कुछ लिया, उसके बदले हमने क्या अपने बलोच भाइयों, और फिर हम बलोच भाइयों से भी एक बात कहना चाहते हैं जी, बात ये कहना चाहते हैं कि हम पे भी आपकी तरह गुजरी है। ये लोग जो आपको पंजाबी और इस नाम पे अलग कर रहे हैं,
वो आपके भी दुश्मन है, हमारे भी दुश्मन है। वेरी राइट। जो पंजाबी मेहनतकशों के आईडी कार्ड्स देख के उनके गले काटते हैं, वो आपके भी दुश्मन है। बिल्कुल, ये सबके दुश्मन है। मैं इसी पॉइंट को जरा साकिब साहब के पास लेके जाना चाहता हूं। साकिब साहब, एक आम तौर पे जिस तरह काजी साहब हवाला दे रहे थे कि शनाख्ती कार्ड दे के लोगों को शहीद किया जाता है, फिर ये नारा भी लगाया जाता है पसमानदगी का, सब कुछ। ये जो बलूचिस्तान की पुलिस के जवान हैं, इनका ताल्लुक तो पंजाब से नहीं है, इनका ताल्लुक तो सिंध से नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है, और अब इनको ये सारी की सारी तंजीमें जो कर रहे हैं, अमेरिका समेत, अक़वाम मुत्तहिदा समेत, सबको दहशतगर्द इनको वो डिक्लेयर करते हैं। तो ज़ाहिर है दहशतगर्दी की एक तहरीक तो है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब सवाल यह है कि हम दूसरे एंड पे जो इसके अब मुतासरा फरीक हैं, अब हमने क्या करना है? इस मसले से अपने लोगों को निकालना है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप ये समझते हैं कि हमें बुनियादी तौर पे कौम की सतह के ऊपर एक कंसेंसस फिर से बैठ के करना है ताकि हम एक नेशनल रिजॉल्व के साथ आगे बढ़ें? फजल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं थोड़ी सी आपको माजी में लेके जाना चाहूंगा। चंद महीने पहले मैं और कुछ और जर्नलिस्ट से हमें कोयटा ले जाया गया था, तब के हालातों वाकयात दिखाने के लिए। एंड आई स्टिल रिमेंबर गोंदल साहब के वहां पे वो हालातों वाकयात देख के, वहां पे हमारे जो बहन भाई हैं बलूचिस्तान के शहरी, वो देखकर यकीन माने कि मुझे बड़ा अजीब सी ऑकवर्ड सी फीलिंग आई कि दे आर पाकिस्तानी जस्ट लाइक यू एंड मी। और उतना ही उन दिनों में आपको याद होगा कि एक स्कूल के बच्चों के ऊपर जिनकी बस थी उसके ऊपर भी अटैक हुआ था। इवन एट दैट टाइम हम तमाम लोग जो थे, हमने गए, उन बच्चों से भी मिले और वो बच्चे इतने फ्राइटेंड थे। तब भी हम लोग सब लोग एक चीज के ऊपर मुत्तफिक थे कि इन दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। एंड व्हाट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब वो किसी को टारगेट करते हैं शनाख्ती कार्ड देख के, या हमारी फोर्सेस के ऊपर, या हमारे बलूचिस्तान में पुलिस के नौजवान जो है उनको टारगेट करते हैं, तो वो बेसिकली पाकिस्तान के अमन को टारगेट कर रहे होते हैं। वेरी राइट। वो बलूचिस्तान के दुश्मन नहीं है, वो पाकिस्तान के दुश्मन है। हम 24-25 करोड़ पाकिस्तान के दुश्मन है वो मुट्ठी भर। आई रिमेंबर दैट कि हमें जो नंबर बताया गया था वो चंद हजार का नंबर था, और वो भी बलूचिस्तान जमीन ऐसी है कि वो सूबा ऐसा है कि वहां पर स्पेस बहुत मिल जाती है के लिए, और एरिया बहुत बड़ा है। सो बाय एंड ऑफ द डे अब वो काइनेटिक एक्शन है, वो प्रोलॉन्ग्ड है। हमने वॉर ऑन टेररिज्म में पहले भी 80-85 हजार शहादतें पाकिस्तानियों ने दी हैं पूरी कौम के अमन के लिए। इवन नाउ एट दिस मोमेंट कि पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान एक्सपोज हो गया। आपने कनाडा में आपकी एजेंसीज जो है वहां पर दहशतगर्दी फैलाती पकड़ी गई, आपने बर्तानिया में अटैक किया सिख रहनुमाओं को, आपने अमेरिका के अंदर अटैक किया सिख रहनुमाओं को, और अब तो ये ढका छुपा कोई नहीं है ना कि हिंदुस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और उसका सबसे पहला टारगेट ही पाकिस्तान होता है। और पाकिस्तान को अटैक करने के लिए सबसे पहले वो बलूचिस्तान को टारगेट करते हैं। हमने जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में वॉर ऑन टेररिज्म पे शहादतें दी थी, कुर्बानियां दी थी पूरी दुनिया के अमन के लिए, यहां पर भी बलूचिस्तान की इशू को भी लेके हम 25 करोड़ 24 करोड़ पाकिस्तानी सबके सब मुत्तहिद है। और यहां पर भी अल्लाह ना करे कि हमें फर्दर कुर्बानियां देनी पड़े, लेकिन यस, मुत्तहिद होकर, हम पूरी कौम को मुत्तहिद होकर ये जंग लड़नी पड़ेगी। पहले भी लड़ रहे हैं, मजीद मुत्तहिद होके, मजीद जरा थोड़े से बिल्कुल बड़ी यकसुई के साथ और इत्तेहाद के साथ डिस्कशन जारी है। इसको कंटिन्यू करते हैं जी। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद